168वीं रात। जब 168वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, कनीज ने जौहरी से कहा कि मेरी मालिका का पर्दादार मुझसे ज्यादा और कोई नहीं, लिहाजा ए मेरे आका तो फौरन अली बिन बिकार के पास जाकर खबर कर, ताकि वो खबरदार रहे। अगर राज फाश हो गया तो फिर हम अपनी जान बचाने की कोई तदबीर करेंगे। जौहरी कहता है कि ये सुनकर मैं निहायत घबराया और दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। कनीज जाना ही चाहती थी कि मैंने कहा कि अब तेरी क्या राय है, क्योंकि देर करने का अब वक्त नहीं है। इसने जवाब दिया कि अगर अली बिन बिकार तेरा दोस्त है और तो उसे बचाना चाहता है तो मेरी राय है कि तू फौरन इसके पास जाकर जल्द इससे सारा माजरा बयान कर और देर मत कर और लंबे रास्ते से मत जा, और मैं जाकर और खबरें लाती हूँ। ये कहकर वो मुझसे रुखसत हुई और चल दी। जब वो चली गई तो उसके बाद मैं भी उठा और अली बिन बिकार के पास गया और देखा कि वो विसाल की तमन्ना कर रहा है और मुहाल बात की उम्मीद में है। जब उसने देखा कि वो विसाल की तमन्ना कर रहा है और मुहाल बात की उम्मीद में है, जब उसने देखा कि मैं इतनी जल्द वापस आ गया हूँ, तो वो मुझसे कहने लगा कि तो अभी तो गया था और अभी लौट आया है। मैंने कहा कि तो अपने बेहुदा ताल्लुकात छोड़ दे और अपनी ये हालत बदल दे, क्योंकि ऐसा वाकया पेश आ चुका है जिससे तेरी जान वो माल को अंदेशा है। ये सुनकर इसकी हालत बदल गई और वो परेशान हो गया और मुझसे कहने लगा कि ए मेरे भाई, कह किया हवा। मैंने कहा कि ए मेरे आका, ये बातें पेश आ चुकी हैं और अगर तो शाम तक यहीं ठहरा रहा तो जरूर तुझे अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। ये सुनकर अली बिन बिकार घबरा गया और करीब था कि इसकी रूह परवाज कर जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसकी हालत संभली और उसने कहा कि भाई, अब क्या किया जाए, तेरी क्या राय है। मैंने कहा कि मेरी राय ये है कि तो जितना माल अपने साथ ले सकता है और जिन गुलामों पर तुझे भरोसा है, इन्हें लेकर मेरे साथ शाम होने से पहले यहाँ से कहीं और चला चल। इसने कहा कि बसरबू चश्म, और वो फौरन उठ खड़ा हुआ। मगर वो अपने मामले में निहायत हैरान वो परेशान था, कभी चलता और कभी खड़ा हो जाता। बहरहाल वो जो कुछ ले सकता था उसने अपने साथ लिया और अपने घर वालों से माजरत की और उनसे अपना मकसद बयान किया और 3 औनतनियों पर अपना सामान लादा और सवार हो गया। मैंने भी यही किया और हम दोनों भेस बदलकर चुपके से चल दिए और दिन भर और रात भर चलते रहे। जब पिछली रात हुई तो हमने अपना सामान उतारा और ऊँटों को बांधकर सो गए। हम इतने थके हुए थे कि अपने आप से बेखबर हो गए और डाकुओं ने हमें घेरकर जो कुछ हमारे पास था ले लिया और हमारे गुलामों को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो हमें उनसे बचाना चाहते थे। अब इन्होंने हमारा सारा माल और जानवर लिए और हमें इस जगह बेहाल छोड़कर चलते हुए हम वहां से उठकर आगे चले और सुबह होते एक शहर में पहुंचे और उसमें दाखिल होकर मस्जिद की तरफ चले और नन्हे इसमें दाखिल हुए और दिन भर इसके एक कोने में बैठे रहे। जब रात हुई तो हम वहीं सो गए, ना कुछ खाया ना पिया। जब दूसरी सुबह हुई तो हमने फजर की नमाज पढ़ी और वहीं बैठे रहे। इतने में एक शख्स ने आकर हमें सलाम किया और 2 रकतें पढ़ें और फिर हमारी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा कि ए लोगो, क्या तुम परदेसी हो। हमने कहा कि हाँ, डाकुओं ने हम पर छापा मारकर हमारे कपड़े तक उतार लिए हैं। अब हम इस शहर में दाखिल हुए हैं, मगर हम यहाँ किसी को नहीं जानते जिसके पास जाकर पनाह लें। उस शख्स ने कहा कि अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मेरे साथ चलकर मेरे घर में क़याम करो। जौहरी का बयान है कि मैंने अली बिन बिकार से कहा कि चल हम उसके साथ चलें। इसमें हमारे 2 फायदे हैं, एक तो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस मस्जिद में आए और हमें पहचान ले, और दूसरे ये कि हम परदेसी हैं और रहने का और कोई ठिकाना नहीं। अली बिन बिकार ने कहा कि जो तेरी मर्जी हो कर। इतने में उस शख्स ने हमसे दोबारा कहा कि ए गरीब लोगों, मेरा कहना मानो और मेरे घर चलो। जौहरी का बयान है कि मैंने इससे कहा कि बसरबू चश्म। ये सुनकर उसने अपने कुछ कपड़े उतारकर हमें पहना दिए और हमसे माजरत की और नरमी से पेश आया और हम उठकर इसके साथ इस के घर चल दिए। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया
और एक नौउम्र नौकर ने आकर दरवाजा खोला और वो आगे आगे और पीछे पीछे हम दाखिल हो गए। इसके बाद इस शख्स ने एक बकचा मंगवाया जिसमें पहनने के कपड़े और मलमल के थान थे। इसमें से उसने 2 जोड़े कपड़ों के हमें दिए और 2 थान मलमल के, और हम पगड़ियां बांधकर बैठ गए। इतने में एक कनीज ने दस्तरख्वान लाकर बिछाया और हमसे कहा कि खाओ। हमने कुछ थोड़ा सा खाया और फिर दस्तरख्वान बढ़ाया गया और हम इसके पास बैठे रहे। जब रात होने लगी तो अली बिन बिकार गिरियाबुजारी करने लगा और उसने जौहरी से कहा कि ए मेरे भाई, मेरा मरना तो अब यकीनी है, इसलिए मैं तुझसे एक वसीयत करता हूँ, और वो ये है कि जब तो देखे कि मैं मर चुका हूँ तो मेरी माँ के पास जाकर इसको खबर दीजियो और इससे कहियो कि वो यहाँ आकर मेरी आज़ादारी करे और गुस्ल के वक्त मौजूद हो और उसे मेरी जुदाई पर सब्र करने की तलकीन कीजियो। ये कहकर वो बेहोश हो गया और गिर पड़ा। जब इसे होश आया तो उसने दूर से किसी लड़की को गाते और अशार पढ़ते सुना और कान लगाकर सुनने लगा। लड़की कभी मदहोश हो जाती और कभी इसका नशा उतर जाता था और कभी अपनी मुसीबत पर बेकरार और गमज़दा होकर रोने लगती थी। लड़की का गाना सुनकर इब्न बिकार ने एक चीख मारी और इसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। जब मैंने देखा कि वो मर चुका है तो मैंने इसे मकान के मालिक के सुपरद करके कहा कि मैं उसकी माँ और रिश्तेदारों को खबरदार करने बगदाद जाता हूँ ताकि वो आकर इसकी तजहीज़ वो तक फैन करें। अब मैं बगदाद पहुँचा और अपने घर जाकर कपड़े बदले और अली बिन बिकार के मकान पर गया। जब इसके गुलामों ने मुझे देखा तो वो मेरे पास आए और इसका हाल पूछने लगे। मैंने कहा कि उसकी माँ के पास जाकर कहो कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। जब उसने इजाज़त दे दी तो मैंने अंदर जाकर उसे सलाम किया और कहा कि खुदा का हुक्म लोगों को जलाता और मारता है, और जब वो किसी बात का फैसला कर देता है तो वो होकर रहती है और कोई जान इस वक्त तक नहीं निकलती जब खुदा का हुक्म ना हो और उसने इसका वक्त मुकर्रर ना कर दिया हो। अली बिन बिकार की माँ को फौरन गुमान हवा के इसका बेटा फौत हो गया है और वो धाड़े मार कर रोने लगी और उसने कहा कि मैं तुझे खुदा की कसम देती हूँ, बता के क्या मेरा बेटा फौत हो गया है। मारे गम और रोने के मैं कोई जवाब ना दे सका। मुझे इस हालत में देखकर इसकी हिचकियाँ बंध गईं और वो गिश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। जब इसे होश आया तो उसने कहा कि मेरे बेटे का हाल बयान कर। मैंने कहा कि खुदा इसके बदले तुझे बड़ा अजर दे। इसके बाद मैंने इसका हाल शुरू से लेकर आखिर तक कह सुनाया। इसने पूछा कि उसने कोई वसीयत भी की है। मैंने जवाब दिया कि हाँ, और इसकी वसीयत बयान की और कहा कि जल्द चलकर इसकी तजहीज़ वो तक फैन कर। अली बिन बिकार की माँ मेरी बातें सुनकर बेहोश हो गई। जब उसे इफाका हुआ तो वसीयत के मुवाफिक वो चलने की तैयारी करने लगी और मैं अपने घर रवाना हो गया। और राह भर इसकी जवानी की तस्वीर मेरी आंखों के आगे फिरती थी। मैं इस ख्याल में था कि एक औरत ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।